जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं। हाँ, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेडिंग डालो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मजे बाद में लेना, पहले पढ़ाई कर लो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ड्रॉबैक थे, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना। क्या ड्रॉबैक थे, लिखें। ड्रॉबैक ऑफ फ्लॉट, नीचे हेडिंग डालो, ड्रॉबैक ऑफ फ्लॉट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में ड्रॉबैक थे, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना। ड्रॉबैक, दो ड्रॉबैक थे। पहला ड्रॉबैक लिखें, ड्रॉबैक ऑफ फ्लॉट। फर्स्ट ड्रॉबैक, does not explain how much part of heat supplied, does not explain how much part of supply heat, how much part of supply heat converted into mechanical work, does not explain how much part of supply heat converted into mechanical work. लिख लिया। सेकेंड ड्रॉबैक, does not given proper direction of heat flow, does not given proper direction of heat flow, does not given proper direction of heat flow. लिख लिया। चले, स्टेटमेंट, सेकेंड ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट लिखें। फर्स्ट स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट लिखें। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में, in cyclic process change in internal energy is zero, in cyclic process change in internal energy is zero, then net heat cannot be converted into mechanical work, then net heat cannot be converted into mechanical work 100%, then net heat cannot be converted into mechanical work 100%. लिख लिया। इसका एग्जांपल लिख लें, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, कार्नोट CAR, लिख लिया। कार्नोट इंजन, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, बस बहुत है। सेकंड ड्रॉबैक दिया क्लाउजियस ने, क्लाउजियस CLAUSSIUS, क्लाउजियस स्टेटमेंट, क्लाउजियस स्टेटमेंट। क्लाउजियस का स्टेटमेंट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल दैट नेट हीट फ्लो, it is impossible that net heat flow, it is impossible that net heat flow from low temperature side to high temperature side, from low temperature side to high temperature side without any use of extra agency. It is impossible that net heat flow from low temperature side to high temperature side without any use of extra agency, without any use of extra agency. लिख दिया। इसका एग्जांपल लिख लें, कार्नोट रेफ्रिजरेटर,
and heat pump. Heat pump. चले भाई, अब ध्यान से सुनो, ध्यान देना यहां पे। देखो दोनों ड्रॉबैक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ ड्रॉबैक था, इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बना। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या ड्रॉबैक थे? दो ड्रॉबैक। इंजन, इंजन वर्ड जो यहां आ रहा है, इंजन का मतलब होता है साइक्लिक। जितने भी साइक्लिक है वो सब इंजन है। और मैंने आपको कहा क्लॉकवाइज साइक्लिक यानी पॉजिटिव वर्क जिसमें मिलेगा इंजन, और जिसमें एंटी क्लॉकवाइज यानी नेगेटिव वर्क होगा वो रेफ्रिजरेटर है। अब यहां गौर से देखो, केल्विन प्लांक ने पहला ड्रॉबैक ढूंढा। केल्विन प्लांक ने बोला कि साइक्लिक प्रोसेस में du 0, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डेल्टा क्यू है वो डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होगा। यानी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो आप हीट सप्लाई कर रहे हो वो 100% वर्क में कन्वर्ट हो जाए, जबकि हीट का वर्क में 100% कन्वर्जन प्रैक्टिकली पॉसिबल, क्योंकि डिसएनर्ज एनर्जी अरेंज और डिसएनर्ज को अरेंज में 100% कन्वर्जन नहीं किया जा सकता। केल्विन प्लांक ने यहां यह समझाया कि ये जो हीट है ये नेट हीट सप्लाइड नहीं है, ये नेट हीट सप्लाइड नहीं है, ये है Q1 माइनस Q2 है, Q1 माइनस Q2। यानी हीट सप्लाइड ये है Q1, ये तो हीट रिजेक्टेड है, हीट लॉस है। यानी कोई भी सिस्टम Q1 100 कैलोरी हीट प्रोवाइड करी, उसमें से 40 कैलोरी उसने निकाल दी, ठीक है, तो 100 सप्लाई 40 निकाल दी, तो कितना 100 माइनस 40, दिस इज द 60 इज द वर्क डन, ठीक है, 60 वर्क डन होगा। यानी सप्लाई हीट ये कंप्लीट नहीं, ये है सप्लाई हीट, और ये हीट रिजेक्टेड है, हीट लॉस है। Q2 को उधर ले जाऊं तो Q1 हीट सप्लाइड इज इक्वल टू W प्लस Q2। यानी 100 कैलोरी हीट सप्लाई कर रहा है, उससे 60 कैलोरी तो वर्क हो रहा है और 40 कैलोरी लॉस में जा रहा है, दैट इज हीट रिजेक्टेड। सिस्टम को जो हीट सप्लाई करते हो उससे पूरा का पूरा 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं करता, कुछ ना कुछ पार्ट लॉस में जरूर जाएगा। दिस इज द लॉस एंड लॉस इज द कंपल्सरी। 100 दिया, 60 जूल वर्क हुआ एंड दिस इज 40, ठीक है। तो इस इंजन की, इस साइक्लिक की एफिशिएंसी हो गई 60%। उसने बताया, तो उसको यह एक्सप्लेन करना चाहिए था कि Q2 जरूर होगा। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। यह उसने एक्सप्लेन किया कि Q2 कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर Q2 जीरो हो गया तो 100 जूल सप्लाइड 100% वर्क में कन्वर्जन, जबकि इससे पहले क्या नजर आता है कि 100 सप्लाइड 100 वर्क, जबकि उसने बताया कि 100 सप्लाइड का 100 वर्क में नहीं जाएगा, 100 में से 60 बाकी 40 लॉस में जाएगा, लॉस कंपल्सरी है। अब कैसे? कोई भी साइक्लिक प्रोसेस इज इंजन प्रोसेस, 4 स्ट्रोक इंजन, यानी 4 प्रोसेस को मिलकर के एक साइक्लिक प्रोसेस बनता है, और साइक्लिक इज ऑल्सो कॉल्ड इंजन। क्या आप ऐसा पीवी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो जिसमें सारे प्रोसेस चारों के चारों एक्सपेंशन हो, एक भी कंप्रेशन हो? क्या आप ऐसा 4 स्ट्रोक इंजन या 4 साइक्लिक प्रोसेस बना, 4 प्रोसेस वाला साइक्लिक प्रोसेस बना सकते हो जिसमें चारों के चारों एक्सपेंशन हो, एक भी कंप्रेशन हो? बना सकते हैं। पहला एक्सपेंशन, दूसरा एक्सपेंशन, तीसरा भी एक्सपेंशन, सब में वॉल्यूम बढ़ रही है, तो क्या साइक्लिक बन जाएगा? वापस इनिशियल स्टेट पे आने के लिए कम से कम एक तो कंप्रेशन होगा ही होगा। ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन, और ये एक ने एक तो कंप्रेशन लेना ही पड़ेगा, और जिसमें कंप्रेशन हो गए उसी में हीट लॉस हो रहा है। एक्सपेंशन हीट सप्लाइड को इंडिकेट करता है, एक्सपेंशन हीट सप्लाइड को इंडिकेट करता है, एक्सपेंशन हीट सप्लाइड को इंडिकेट करता है, और कंप्रेशन हीट लॉस, और लॉस कंपल्सरी है, लॉस जरूर होगा, लॉस जरूरी है। क्यों? कंप्रेशन के बिना साइक्लिक प्रोसेस बन ही नहीं सकता। अब आप कोई सा भी कंप्रेशन लेके देख लो, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसमें डेल्टा क्यू नेगेटिव आएगा, डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब सिस्टम हीट निकाल रहा है। एक्सपेंशन में डेल्टा क्यू पॉजिटिव आएगा मतलब हीट ले रहा है, कंप्रेशन में डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब हीट निकाल रहा है। देख लो du 0,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव, तो फिर डेल्टा क्यू भी, और डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब हीट रिजेक्ट कर रहा है, सिस्टम हीट निकाल रहा है, हीट रिजेक्ट करेगा, सराउंडिंग को हीट निकालेगा, तो लॉस होगा कि नहीं होगा। आइसोबारिक कंप्रेशन ले लो, आइसोबारिक कंप्रेशन, आइसोबारिक में तो तीनों जिंदा होते हैं, डेल्टा क्यू डेल्टा डब्ल्यू डी यू, यहां परंतु प्रेशर कांस्टेंट और प्रेशर कांस्टेंट पर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली, कंप्रेशन में वॉल्यूम डिक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव, और वॉल्यूम टेम्परेचर डायरेक्टली तो टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज तो डी यू भी, तो फिर डेल्टा क्यू भी, डेल्टा क्यू नेगेटिव मतलब हीट रिजेक्टेड। तो क्या कोई भी साइक्लिक विदाउट कंप्रेशन बन सकता है? कभी नहीं बन सकता, कंप्रेशन कंपल्सरी है, और कंप्रेशन कंपल्सरी तभी तो क्लोज लूप बनेगा, और कंप्रेशन जैसे होगा हीट लॉस जरूर होगी, तो लॉस तो कंपल्सरी है, हमेशा होता है। तो हीट सप्लाइड Q1 और अंदर का एरिया, इनक्लोज एरिया, दिस इज द वर्क, अरे है कि नहीं, दिस इज द वर्क, और Q2 हीट लॉस, लॉस को खत्म नहीं कर सकते, Q2 को हटा, किसी भी कंडीशन में Q2 को नहीं हटा सकता, तो लॉस तो होगा ही होगा। तो किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती, तो उसने यही चीज पहला फर्स्ट पॉइंट क्या एक्सप्लेन किया, डज नॉट एक्सप्लेन हाउ मच पार्ट ऑफ सप्लाई कन्वर्टेड इनटू वर्क, सप्लाई का कितना पार्ट वर्क में कन्वर्ट होगा ये एक्सप्लेन नहीं किया, वो उसने एफिशिएंसी का फॉर्मूला दिया, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला आउटपुट किया। पहला ड्रॉबैक समझ में आ गई बात, क्लियर है सभी को, तो ये मेन इसकी है। दूसरा ड्रॉबैक ढूंढा, दूसरा ड्रॉबैक दिया क्लाउजस ने, क्लाउजस ने समझाया कि हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी के डायरेक्शन में हीट आराम से फ्लो होती है कि नहीं होती है, और वर्क मिलता है। ग्लास में दो पानी है, ठीक है, वो आज लेके आए, एक तो लाया 100 डिग्री का बॉइल्ड वाटर, गरम गरम है, अरे झूठ नहीं बोल रहा, आज जानबूझ के मंगाया मैंने, देख हाथ लगा है ना गरम, देख लो सबूत रहा, तो गरम है, इस पे भी विश्वास नहीं है, और ये ठंडा, ठीक है, ये गरम 100 डिग्री सेल्सियस, और ये है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 100 डिग्री सेल्सियस वाटर को मैंने ढक्कन खोल दिया भैया, इस रूम में, रूम का टेम्परेचर 27 है, रूम का टेम्परेचर 27, 100 डिग्री वाटर को इस कंटेनर में ओपन कर दिया, तो बोलो होगा क्या, 100 डिग्री से वाटर इस रूम में हीट एमिट करता जाएगा अपने आप, मैं थोड़ी करवा रहा हूं, अपने आप, और ये 100 डिग्री वाटर रूम में हीट एमिट करता जाएगा, और इसका टेम्परेचर 100 से कम होता जाएगा, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, होगा कि नहीं होगा। हीट किधर से किधर फ्लो हो रही है, हाई टेम्परेचर टू, अपने आप हो रही है, ये बात में लिखिए, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर एक्शन में हीट आराम से फ्लो होती है, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, अपने आप होगी, और वर्क मिलेगा, वर्क क्या मिलेगा, रूम गर्म हो रहा है, कोई भी एक्सटर्नल मैकेनिकल वर्क मिल सकता है इससे। चले, इसका तो हो गया भैया। अब क्या करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस का वाटर, दूसरा 10 डिग्री से वाटर है, रूम का टेम्परेचर 27, इसका टेम्परेचर, मैं चाहता हूं ये वाटर भी ऐसे ही करे जैसे वो कर रहा था, 10 डिग्री से वाटर 27 सराउंडिंग को हीट एमिट करता जाए, और इसका भी टेम्परेचर 10 से कम होता जाए, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 0 आइस में बदल जाए, यहीं पड़े पड़े, बोलो हो सकता है। यानी लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी के डायरेक्शन में हीट फ्लो होती जाए, हो जाएगी, अरे हो जाएगी क्या, या रखे रखे हो जाएगी। यानी यही चीज क्लाउजस ने समझाया कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर डायरेक्शन में हीट अपने आप फ्लो नहीं होती। इसी ग्लास वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख दो, 10 डिग्री वाटर को, तो फिर हीट किधर से किधर फ्लो होगी, ग्लास से बाहर, अरे होगी नहीं होगी, यानी 10 डिग्री सेल्सियस टू 27 सराउंडिंग की डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी, और ये कुछ घंटों में ये वाटर आइस में बदल जाएगा। बोलो वहां भी तो लो से हाई हीट फ्लो हुई, अरे हुई नहीं हुई, कैसे हुई। यही चीज का समझाया कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एक्शन में भी हीट फ्लो करवाई जा सकती है, बस एक्स्ट्रा एजेंसी से वर्क देना पड़ेगा।
और वहां वर्क देने वाला होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर पीछे काले रंग का डब्बा लगा रहता है ना, वो कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, बल्ब जलाने के लिए नहीं, कंप्रेसर चलाने के लिए प्लग लगाते हैं अपन, है ना। तो कंप्रेसर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एक्शन में भी हीट फ्लो करवाई जा सकती है, बस एक्स्ट्रा एजेंसी से वर्क देना पड़ता है। सिंपल जनरल एग्जांपल लेता हूं। ऊपर टंकी में पानी भरा है, ऊपर से नीचे पाइप लगा दिया, ऊपर नल खोलेंगे पानी अपने आप आएगा कि नहीं आएगा? पर जब टंकी नीचे बना दूं, नीचे टंकी बना दूं और पाइप लगा दूं, पानी अपने आप आ जाएगा ऊपर खोलने पे? नीचे से पानी ऊपर फ्लो अपने आप नहीं होता। हाई टू लो वाटर का फ्लो आराम से, पर लो टू हाई वाटर का फ्लो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वाटर पंप लगाना पड़ेगा। वैसे यहां लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर एक्शन में हीट फ्लो करवाना है तो हीट पंप लगाना पड़ेगा। दैट इज द कंप्रेसर इज अ हीट पंप। तो भैया नीचे से पानी ऊपर चढ़ाना है तो वाटर पंप, और यहां नीचे से लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हीट फ्लो करना तो हीट पंप। ये चीज क्लाउजस ने समझाई कि लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी के डायरेक्शन में भी हीट फ्लो करवाई जा सकती है। रेफ्रिजरेटर इसका बेस्ट एग्जांपल है। रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर लो है, बाहर हाई है, पर फिर भी हीट फ्लो किधर से किधर होती है? अंदर से बाहर। अंदर जो भी सब्सटेंस रखते हैं उसमें से हीट एब्जॉर्ब करेगा और बाहर फेंकेगा, अंदर का टेम्परेचर और कम हो जाएगा। लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एक्शन में हीट फ्लो करवाई जा सकती है, उसमें मेनली वर्क करता है कंप्रेसर। घर पे एसी लगा होता है, एसी की मैकेनिज्म क्या है? वो भी यही है, ठीक है। एसी भी क्या करता है? रूम का टेम्परेचर कम, बाहर हाई टेम्परेचर, एसी अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करेगा और बाहर फेंकेगा, और अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर फेंकेगा तो रूम की हीट कम हो जाएगी, रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। बाहर एग्जॉस्ट लगा रहता है ना स्प्लिट एस में, और बाहर एग्जॉस्ट लगा रहता है, उसके आगे खड़े होना कैसी हवा आएगी? क्योंकि वो अंदर की हीट को एब्जॉर्ब करके बाहर कर रहा है, तो रूम की हीट कम हो जाएगी, रूम का टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो क्लाउजेस ने ये फ्लो डायरेक्शन को इंडिकेट किया। तो सेकंड ड्रॉबैक, डज नॉट एक्सप्लेन डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। जो क्लाउजेस ने इंडिकेट किया कि लो से हाई भी हीट फ्लो करवाई जा सकती है, बस एक्स्ट्रा एजेंसी से वर्क देना पड़ता है। तो ये दो ड्रॉबैक सेकंड ऑफ थर्ड में। अब इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। हेडिंग डालो, हीट इंजन। हीट इंजन का मैं लाइन डायग्राम बनाने जा रहा हूं। हेडिंग डाले, हीट इंजन। हाँ भैया चलो आ जाओ। ये है लाइन डायग्राम। अब इसमें लाइन डायग्राम में ध्यान से सुने समझे, ध्यान देना सभी। हाई टेम्परेचर सोर्स, हीट इंजन, नाम से पता चला इंजन। इंजन इज अ लैटिन वर्ड। इंजन का मतलब होता है साइक्लिक। क्या मतलब होता है? साइक्लिक प्रोसेस। हीट इंजन, इंजन प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस। जितने भी साइक्लिक प्रोसेस आपने क्लॉकवाइज बनाए पीवी डायग्राम में, प्रेशर वाई एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस क्लॉकवाइज, तो वर्क डन पॉजिटिव मिलेगा, दैट आर इंजन। ठीक है। अब गौर से देखो, यहां पर इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है सोर्स।
पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? सोर्स है जो कंबशन करेंगे, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। इंजन भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ये तो आप जानते हो। ड्यूल इंजन जहाजों में यूज होते हैं। ऑटो इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन, जेट इंजन, ये अलग अलग तरह के इंजन। सभी ये इंजन यहां पर वही साइक्लिक है। उन सभी इंजन का ये लाइन डायग्राम है, और सब में कोई ना कोई सोर्स जरूर होगा जो कंबशन करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सोर्स के बाद है वर्किंग सब्सटेंस। अंदर वर्किंग सब्सटेंस यूज होती है नॉर्मल इंजन में, जैसे बाइक वगैरह आपकी जो इंजन होते हैं, कार्स होती है, जिसमें एयर वर्किंग सब्सटेंस की फॉर्म में यूज होता है। स्पेशल इंजन बनाना, नाइट्रोजन गैस इंजन, स्पीड बाइक्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस इंजन बनाते हैं, तो हाई स्पीड बाइक होती है, तो उसमें गैस इंजन हो जाएगा, गैस लगेगी। यहां यह है सिंक, जो हीट लॉस होगा, रिजेक्शन होगा, जो भी लॉस, साइलेंस से धुआं निकला, गंदगी निकली, दैट इज द सिंक। इट्स मीन यहां मैं बोल सकता हूं दिस इज द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर जहां सारी गंदगी हम निकालते हैं, ठीक है, तो सिंक में गंदगी निकाल रहे हैं, मतलब एटमोस्फियर में। और ये है वर्क आउटपुट। ये वर्क आउटपुट जो हमें रोटेशनल वर्क आउटपुट मिल रहा है, ठीक है भाई, तो ये आउटपुट वर्क है। अब यहां गौर से सुनो, किसी भी इंजन में सबसे पहले एक क्लोज चेंबर है। सभी में, जैसे अभी बाइक्स वगैरह में देखते हो हॉरिजॉन्टल इंजन होता है, किसी में वर्टिकल होता है, मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग, ठीक है। तो यहां पर इंजन ऐसे, ठीक है, और पिस्टन लगा हुआ ये ऐसे, ऊपर गैस सिस्टम ऊपर है, इस तरीके से इंजन है, यानी ये डायग्राम ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, ये पिस्टन यहां लगा हुआ है, और ये क्रैंक लीवर, ठीक है भाई, और यहां लगा है एक तो ये नोजल, नोजल से पेट्रोल डीजल अंदर गिरेगा, स्पार्क प्लग से में स्पार्किंग होगी, ठीक है, ये एयर इनलेट वाल्व है, एयर अंदर आएगी, ठीक है, और इधर से जोड़ा था एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट पाइप अभी बंद है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, पेट्रोल डीजल अंदर गिरेगा, ये इंजन का चेंबर, अंदर एयर सब्सटेंस से पेट्रोल डीजल गिरेगा, स्पार्क प्लग से स्पार्किंग होगी, आप किक लगाते हैं, स्पार्किंग होगी, पेट्रोल डीजल जलेगा, कंबशन होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। क्यों हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई? जो सोर्स ने सप्लाई करी, हीट सप्लाइड किसको? अंदर है वर्किंग सब्सटेंस एयर, एयर ने उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी, और एयर उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एयर एक्सपांड होगी, थर्मल एक्सपांशन होगा। जब एयर एक्सपांड होगी तो फैलने के लिए जगह मिलेगी नहीं, पिस्टन पर फोर्स लगेगा, ये है वो पिस्टन जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, और ये उससे जुड़ी है क्रैंक लीवर, ठीक है। जब पिस्टन जो है वो ऊपर नीचे मूव करता है, तो पिस्टन जैसे ही ये एयर एक्सपांड होगी तो अपनी हीट एनर्जी को पिस्टन की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, यानी Q1 कन्वर्टेड इनटू W, और इस ट्रांसलेशनल एनर्जी को मैकेनिज्म से इसको रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते। तो बोलो पिस्टन का मूवमेंट कैसे? पिस्टन का मूवमेंट तो अप डाउन, और इसको ये रोटेशनल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। बात समझ में आ गई? जैसे नानी दादी की घट्टी होती है ना, वो जिसमें दाल पीसते हैं, पत्थर वाली घट्टी, तो ये कंधे का मूवमेंट तो अप डाउन ही होता है, ठीक है, और ये क्रैंक लीवर और पत्थर का चक्का, क्रैंक पिन, और बीच में जो शाफ्ट लगी है वो हो गई शाफ्ट, जिसपे चेन जुड़ी होगी, व्हील चलेगा, ठीक है। तो भैया वो चक्की कैसे चलते हैं? ऐसे, ये। तो बोलो कंधे का मूवमेंट कैसे हो रहा है? अरे कंधे का मूवमेंट कैसे हो रहा है? आगे पीछे, अरे है कि नहीं? तो पिस्टन की ये ट्रांसलेशनल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर लिया? रोटेशनल एनर्जी, व्हील घूमेगा, रोटेशनल वर्क आउटपुट मिलेगा, अरे है कि नहीं? तो ओवरऑल सप्लाई हीट कन्वर्टेड इनटू वर्क, परंतु पूरी की पूरी सप्लाइड वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। जली एयर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी रख लेगी, कितनी रखेगी? ग्लास में पानी ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, कहां तक ठंडा होगा? रूम टेम्परेचर तक। ये जली एयर एक्सपांड होकर के ठंडी होती जा रही है, जैसे जैसे एक्सपांड होगी उसका टेम्परेचर लूज हो रहा है, और हीट वर्क में कन्वर्ट हो रही है। पर ये कहां तक ठंडी होगी? जो इस चेंबर वॉल का टेम्परेचर होगा, साइलेंसर का टेम्परेचर होगा, वहां तक ही तो ठंडी होगी। यानी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T2, जो भी उसके आसपास एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उसके प्रोपोर्शनल ये Q2 हीट एनर्जी जली एयर रख लेगी। बाकी सारी हीट वर्क में बदल दी, हम कोई और लॉस कंसीडर नहीं कर रहे।
हम और कोई लॉस कंसिडर नहीं करें, लॉस तो बहुत सारे होंगे। ये वॉल जो है इसकी मेटेलिक है, दीवारों से हीट कंडक्शन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, फ्रिक्शन लॉस में निकल जाएगा, लुब्रिकेशन में लॉस होगा, पेट्रोल में इंप्योरिटी ऑक्टेन नंबर में की वजह से, ऑक्टेन नंबर की वजह से उसमें लॉसेस होगा। लॉसेस बहुत सारे, पर मैं कोई सा कंसिडर नहीं करा क्योंकि मैं मैक्सिमम एफिशिएंसी निकाले जा रहा हूं। ठीक है, तो सारी हीट वर्क में बदल जाएगी, परंतु जलीय एयर बाहर के एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर T2 के प्रोपोर्शनल Q2 हीट एनर्जी जलीय एयर फिर भी रख लेगी, क्योंकि वो अभी वाटर कहां तक ठंडा हुआ था, तो वैसे ये जलीय एयर एक्सपांड होकर के जब ठंडी होगी तो कहां तक ठंडी होगी, जो भी इसके आसपास जो साइलेंसर है, इंजन चेंबर है, उसका जो टेम्परेचर T2 है उसके प्रोपोर्शनल तक की हीट एनर्जी रख लेगी। अरे रख लेगी। और जैसे ही ये पिस्टन नीचे से ऊपर जाएगा, ऊपर पावर स्ट्रोक से जाता है, जैसे ही पिस्टन ऊपर जाएगा यहां पर एक्सपांड एयर है वो एकदम से कंप्रेस होगी, उसका प्रेशर बढ़ेगा, एग्जॉस्ट वॉल खुलेगा और जलीय एयर बाहर साइलेंसर से बाहर निकल जाएगी। दैट इज द लॉस। लॉस बाहर निकल गया, तो लॉस कंपलसरी है, लॉस जरूर होगा। भैया मुझे तो लॉस नहीं करना, बंद कर दे, साइलेंसर बंद कर दिया। बजरंगी भाईजान में मुन्नी ने क्या किया था, साइलेंसर में केला फंसा दिया। जब साइलेंसर बंद कर देंगे तो फिर क्या होगा, तो भैया अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक्सपेंशन होगा पर कंप्रेशन बंद हो जाएगा। ये देखो गैस क्या हो रही है, एक्सपांड, और जैसे ही कंप्रेशन, ये कंप्रेशन तो हो ही नहीं पाएगा, पिस्टन ऊपर आएगा नहीं, गैस कंप्रेस होगी नहीं, और जब गैस कंप्रेस होगी नहीं तो क्लोज लूप साइक्लिक वर्क डन मिलेगा ही नहीं, गाड़ी बुरबुर 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 करती रहेगी। तो बताया था ना पिक्चर में, ठीक है, बहुत सारी पिक्चर में वो एक वो सिंग इज किंग, उसमें भी वो बोतल फंसा देता। हाँ सब समझता हूँ, आ जाओ इधर, अभी पढ़ाई की बात कर रहे हैं अपन। तो भैया साइलेंसर अगर बंद कर दिया तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि लॉस का होना कंपलसरी, लॉस के बिना यहां कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन नहीं मिल पाएगा। कंप्रेशन बंद हो जाएगा, कंप्रेशन नहीं होगा तो क्लोज लूप साइकिल बनेगा ही नहीं, और क्लोज लूप साइकिल बनेगा तो वर्क डन आउटपुट मिलेगा ही नहीं। तो लॉस कंपलसरी है। क्लियर है सभी को? तो Q2 हमेशा T2 के प्रोपोर्शनल Q2 लॉस तो करेगा ही करेगा। हाँ, इसको जीरो कैसे कर सकता हूं, इन्वायरमेंट टेम्परेचर 0 केल्विन बना दो, ये 0 केल्विन, तो 0 के प्रोपोर्शनल Q2 लॉस भी 0। पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं 0 केल्विन बनाना, इसलिए लॉस कंपलसरी है। तो भैया क्या आया यहां पे, या तो हटा दू, ये तो क्या है, Q1 सप्लाई हीट दो पार्ट में डिवाइड हो गए, W प्लस Q2, तो W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। तो भैया यहां एफिशिएंसी दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ईटा, और मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट W और इनपुट Q1, और W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इज अ T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये तो अब फ्रैक्शन फॉर्म है, पर परसेंटेज में बोले तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, ये मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी है, क्योंकि और कोई लॉस कंसीडर नहीं करा। तो ओवरऑल परसेंटेज में 1 अपॉन Q1 इंटू 100, Q1 को Q1 से डिवाइड किया, 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इंटू 100, और ये T1 को T1 से डिवाइड किया, 1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू 100। अरे है ना, ये एफिशिएंसी। चले एक क्वेश्चन पुटअप करता हूं। A scientist claim his engine efficiency is 26%. A scientist claim his engine efficiency is 26% and its work between 300 Kelvin and 400 Kelvin. A scientist claim its engine efficiency is 26%, works between 300 Kelvin and 400 Kelvin. पहली बात तो ये ध्यान रखना, ये लो ऐसे याद रखना, ऐसे T2 T1 में भूल जाओगे, 1 माइनस लोअर अपॉन हायर, ये लेस देन 1 होना चाहिए, 1 माइनस लेस देन 1, तो ये लोअर अपॉन हायर होना चाहिए। तो आपको 300 और 400 के बीच में वर्क कर रहा है,
अब मैंने T2 कौन सा है, T1 कौन सा है, ये तो बोला ही नहीं, तो आपको पहचाना है कि लोअर 300 हायर 400, तो ये लोअर अपॉन हायर 300 अपॉन 400, 1 माइनस 3/4, 1/4 कितना आया, अरे जोर से बोलो रे, 25%। और साइंटिस्ट क्लेम 26%। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे है क्या, 300 केल्विन 400 केल्विन के बीच में उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी 25% हो सकती है, 25 से कम हो सकती है, 26 तो हो ही नहीं सकती। झूठ बोल रहा है, क्लेम गलत कर रहा है। अरे है कि नहीं, तो भैया गलत है। तो ये बात ध्यान रखना, किसी भी इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ये है, इससे ज्यादा वो एफिशिएंसी नहीं दे सकती। एक्चुअल एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी से कम आएगी, एक्चुअल एफिशिएंसी हमेशा मैक्सिमम एफिशिएंसी कम आएगी, मैक्सिमम के इक्वल हो सकती है पर मैक्सिमम के से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगी, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी। दूसरा Q1 Q2 का रेशो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, Q1 अपॉन Q2 T1 अपॉन T2 के इक्वल, बोल सकता हूं ना। चले दूसरी बात, यहां पर नोट, मुझे अगर एफिशिएंसी 100% करनी, क्या करना पड़ेगा, या तो T2 को T1 को इनफाइनाइट कर दो, T2 अपॉन इनफाइनाइट 0 एफिशिएंसी है ना, या फिर T2 को 0 केल्विन कर दो, T2 0 तो भी एफिशिएंसी हो जाएगी 100%, होगी नहीं होगी। तो इफ T0 is infinite Kelvin or T2 is 0 Kelvin, then efficiency is 100%। पर क्या ऐसा पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, लिखो सेकंड पॉइंट लिख लो। हो गया, चलो क्या हो गया रे, लिखो efficiency depends on temperature source T1 Kelvin and temperature sink T2 Kelvin. Efficiency depends on temperature source T1 Kelvin and temperature sink T2 Kelvin. Temperature source T1 Kelvin and temperature sink T2 Kelvin does not depend on nature of gas. Does not depend on nature of gas. Does not depend on nature of gas. लिख लिया, नेचर पर डिपेंड, मतलब मोनो डाई ट्राई एटॉमिक गैस, कौन सी गैस है, एयर की जगह में मोनो एटॉमिक गैस लो, डाई एटॉमिक गैस लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ आ गई, यानी नेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। एफिशिएंसी बढ़ाऊं कैसे, मुझे एफिशिएंसी बढ़ानी है, अभी मान लो 25% आ रही थी ना, ये 300 केल्विन या 400 केल्विन, तो मैंने अभी बताया सोर्स टेम्परेचर T1 और सिंक टेम्परेचर T2 पे डिपेंड करती है। तो भैया इसको 400 केल्विन से 600 कर दो, इसको तो 300 ही रहने दो, और ये 300 400 था ना, इसको 400 की जगह 600 कर दो, तो 300 अपॉन 600 300 अपॉन 600 कितना जाएगा, 1/2 इंटू 100 भी तो कर रहे, कितनी हो गई 50%। पहले कितनी थी, क्या किया, एफिशिएंसी बढ़ गई ना 25 से 50, किसकी वजह से बढ़ी, सोर्स टेम्परेचर बढ़ा दिया, इससे एफिशिएंसी बढ़ गई। तो सोर्स टेम्परेचर बढ़ा दो तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, या सिंक टेम्परेचर कम कर दो, इसको ऐसे करो 300 और 400 था ना, और 300 400 की जगह इसको 100 कर दो, तो 100 अपॉन 400 एफिशिएंसी कितना 75%, 25 से 75 हो गई, हुई नहीं। तो दो तरीका, या तो सोर्स का टेम्परेचर बढ़ा दो और या फिर सिंक का टेम्परेचर कम कर दो। तो एफिशिएंसी कैन इंक्रीज,
efficiency can increase by increasing source temperature. Efficiency can increase by increasing source temperature or decreasing sink temperature. By increasing source temperature or by decreasing sink temperature. ठीक है ना भैया, कोई डाउट कर लोगे? पक्का क्वेश्चन में भी कराता हूं, इस पे मिटा दूं, सब कुछ मिटा दूं, मिटा दूं। ये हेडिंग डाले नेक्स्ट, कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, हाँ भैया, कार्नोट इंजन में लिखें, वर्किंग सब्सटेंस इन ए कार्नोट इंजन इज एन आइडल गैस। वर्किंग सब्सटेंस इन ए कार्नोट इंजन इज एन आइडल गैस। लिख लिया? लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, efficiency of Carnot engine is maximum. Efficiency of Carnot engine is maximum, but not 100%. Efficiency of Carnot engine is maximum, but not 100%. लिख लिया? चलो देखो इधर, कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला 4 स्ट्रोक इंजन दिया। आज के जितने भी 4 स्ट्रोक इंजन है उन सबका ये कार्नोट इंजन एक आइडल इंजन है। ठीक है, सबसे पहला 4 स्ट्रोक इंजन यानी 4 प्रोसेसिंग साइक्लिक इंजन। ये प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में डायग्राम, ये पहला साइक्लिक प्रोसेस। ए बी एक प्रोसेस, बी सी ये दूसरा प्रोसेस, सी डी ये चौथा तीसरा प्रोसेस और डी ए ये चौथा प्रोसेस। ये 4 प्रोसेस मिलकर के एक साइक्लिक प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, ये कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहला थ्योरेटिकल इंजन दिया। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि उसने वर्किंग सब्सटेंस आइडल गैस को ले लिया। उस टाइम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बनी थी और उस टाइम उसको बेस्ट थ्योरी माना जा रहा था। उसने वही आइडल गैस को लेते हुए ये पहला इंजन बना डाला, पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगी, केवल थ्योरेटिकली रहा। आज के जितने इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक इंजन है और ये भी 4 स्ट्रोक इंजन है। 4 स्ट्रोक कौन कौन से? ए बी सक्शन स्ट्रोक, इसमें पेट्रोल डीजल अंदर सक्शन होगा। कंबशन स्ट्रोक, इसमें पेट्रोल डीजल जलेगा, कंबशन होगा, हीट सप्लाइड होगी। सी डी पावर स्ट्रोक और डीए एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट इसमें धुआं साइलेंसर से बाहर निकल जाएगा, एनर्जी लॉस बाहर हो जाएगा। तो सक्शन स्ट्रोक, कंबशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये 4 स्ट्रोक इंजन होता है। ठीक है, आज के इंजन में भी यही 4 स्ट्रोक होते हैं। अब ध्यान से सुनो, यहां कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी नॉर्मल इंजन से, रियल गैस इंजन से थोड़ी सी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि यहां जो लॉस होगा वो ओनली काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में होगा? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। इंटरजी इज स्टोरेज, स्टोरेज इज ओनली काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडल गैस। तो लॉस काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में, जबकि रियल गैस में लॉस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल दोनों की फॉर्म में होगा। तो कंपैरेटिवली वहां लॉस रियल गैस में थोड़ा ज्यादा है, आइडल गैस में लॉस कम है। पर लॉस तो हो रहा है ना, 100% एफिशिएंसी इसकी भी नहीं होगी, मैक्सिमम बट नॉट 100%। ठीक है, तो ये चीज में ध्यान रखना। अब इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल आपकी क्लास में एमकेआर सर आएंगे, टॉपिक यूनिट डायमेंशन। ठीक है, बाहर नोटिस बोर्ड पे देख लेना। ठीक है, टाइम टेबल। चलें, अब गौर से सुनो, इसमें क्या है, ऐसा डायग्राम दे देगा, इसमें 3 बातें आपको आना चाहिए। 3 बातें। पहला, प्रोसेस पहचानो। ए बी कौन सा प्रोसेस, बी सी कौन सा प्रोसेस, सी डी कौन सा प्रोसेस, डी ए कौन सा प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस को पहचानो। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, दूसरा क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा कि 2 पॉइंट पे टेम्परेचर कंपेरिजन करवाएगा। ए और सी पर किस पर टेम्परेचर ज्यादा,
बी और सी पर, डी पर किस पर टेम्परेचर ज्यादा, बी और सी पर किस पर टेम्परेचर ज्यादा, तो दूसरा टेम्परेचर कंपेरिजन करवाएगा। तीसरा पॉइंट क्या होगा, किस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और किस में हीट निकाल रहा है, यानी Q1 किस प्रोसेस में, Q1 हीट एब्जॉर्ब और Q2 हीट रिजेक्ट। तो Q1 Q2 इसमें बताना है, हीट एब्जॉर्ब किस प्रोसेस में हो रहा है, Q2 हीट लॉस किस में हो रहा है, ठीक है, और W वर्क कहां है, तो यहां हमें वो देखना होगा। चले एक एक करके देखते हैं, ध्यान से देखो। तीन चीजें, प्रोसेस पहचानो, 2 पॉइंट पर टेम्परेचर कंपेरिजन, और तीसरा Q1 Q2 और W। चले सबसे पहले प्रोसेस पहचानते हैं। चारों हाइपरबोला है, मैं बोलूं चारों आइसोथर्मल है, नहीं हो सकते, क्यों, आइसोथर्मल कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आइसोथर्मल कर्व्स आर ऑलवेज पैरेलल। तो भैया ये तो सब एक दूसरे को काट रहे हैं, चारों आइसोथर्मल नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। चारों एडियाबेटिक, क्यों, एडियाबेटिक तो इंटरसेक्ट करते हैं, क्या स्लोप, क्या सबके स्लोप नेगेटिव है, गामा सेम है, कैसे गामा सेम है, एक ही आइडियल गैस है। अपन ने पढ़ा था दो एडियाबेटिक कर्व तभी इंटरसेक्ट करते हैं जब गामा डिफरेंट हो, एक मोनो हो एक डाई हो, एक डाई हो एक ट्राई हो, एक मोनो हो एक ट्राई हो, तो इंटरसेक्ट करेंगे। या एक ही वर्किंग सब्सटेंस, पहला ही पॉइंट मैंने इसलिए लिखा है, वर्किंग सब्सटेंस इज वन आइडियल गैस, और एक ही आइडियल गैस है तो एक ही गामा, और सेम गामा वाले एडियाबेटिक कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। और वैसे दूसरा रीजन एक और है, अगर चारों ही एडियाबेटिक हो गए तो फिर हीट लेगा कहां से, निकालेगा कहां से, है कि नहीं। तो भैया इंजन के लिए तो चारों एडियाबेटिक नहीं हो सकते, पक्की बात। चलें, दो एडियाबेटिक दो आइसोथर्मल, दो एडियाबेटिक दो आइसोथर्मल हो जाएंगे। चलें बहुत बढ़िया, आ जाओ। ए बी और बीसी में पहले देखते हैं, ए बी और बीसी में, ए बी का स्लोप बी पॉइंट पर, ए बी का स्लोप और बीसी का स्लोप, ये लुढ़काओ, ए बी में फास्ट लुढ़केगा, इसमें स्लो लुढ़केगा। और मेरे भाई ये गोल से देखो, वॉल्यूम भी देख लूं मैं यहां, ये देखो वॉल्यूम वी है ना, और यहां वॉल्यूम, ये देखो ये वीडी और ये वीसी। अब आओ मेरे भाई, ए से बी वॉल्यूम डिक्रीज, अरे है कि नहीं, कंप्रेशन, और ये कौन सा प्रोसेस, यानी एडियाबेटिक कंप्रेशन है नी, एडियाबेटिक कंप्रेशन, और ये आइसोथर्मल एक्सपांशन, वेरी गुड। अब आ जाओ, अरे अब क्या है, आइसोथर्मल आइसोथर्मल एडियाबेटिक एडियाबेटिक, दोनों आइसोथर्मल पैरेलल होंगे, आइसोथर्मल हमेशा पैरेलल होते हैं। चलो फिर भी देख लेते हैं, डी पॉइंट पर देखो, सी डी का स्लोप ज्यादा और डीए का स्लोप, लुढ़काओ, इसमें लुढ़केगा तो फार, इसमें लुढ़काएंगे तो एडियाबेटिक कौन सा, तो ये एडियाबेटिक और ये आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कंप्रेशन हो गया भैया। प्रोसेस पहचानो, पहचान गए, चारों आइसोथर्मल नहीं हो सकते क्योंकि इंटरसेक्ट करें, चारों एडियाबेटिक नहीं हो सकते क्योंकि सेम गामा है, दो एडियाबेटिक दो आइसोथर्मल हो सकते हैं, स्लोप से देख लिया, ठीक है, इसका स्लोप ज्यादा इसका स्लोप कम, एडियाबेटिक आइसोथर्मल, तो ये एडियाबेटिक तो ये एडियाबेटिक, ये आइसोथर्मल तो ये आइसोथर्मल, हो गया, आगे पहचान। अब आ जाओ टेम्परेचर की बात करें भैया, यहां ये आइसोथर्मल है, मतलब इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर, मैं बोल दूं इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है, T1 T1 T1, यहां पर भी ये T1 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 T1, यहां पर भी भैया यहां भी T1 है, तो भैया T1 यानी बी और सी पर टेम्परेचर सेम, T1 कांस्टेंट टेम्परेचर पे ग्राफ, T1 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 T1, ये भी आइसोथर्मल, ये T2 टेम्परेचर पे है, इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर T2 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 T2, आ जाओ T2 T2 T2, यहां पे T2, यहां लिख देता हूं T2, और T2 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 यहां भी ये T2 है ना। तो भैया क्या समझ में आ गया, इसके हर पॉइंट पर टेम्परेचर T2, यानी ए और डी पर टेम्परेचर T2, T2 कांस्टेंट है ना भैया। अब मुझे बता दो T1 ज्यादा कि T2 है, देखो दो आइसोथर्मल कर्व हमेशा पैरेलल होते हैं, ऊपर वाला T1 नीचे वाला T2, और जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ज्यादा वो टेम्परेचर,
ये देखो ये दोनों आइसोथर्मल पैरेलल है ना, इसलिए मैंने डॉट 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 लाइन भी बनाई है। इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस और इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ये टेम्परेचर कम साफ नजर आता है कि T1 T2 से ज्यादा हो जाता है कि नहीं, है मेरे भैया। और दूसरा तरीका ऐसे देख लो रे, एडियाबैटिक कंप्रेशन इज अ हीटिंग इफेक्ट। एडियाबैटिक कंप्रेशन लिखा था ना, कल की क्लास में लिखा है। एडियाबैटिक कंप्रेशन टेम्परेचर वॉल्यूम के इनवर्स, टीवी की पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। वॉल्यूम कम होगी तो टेम्परेचर, तो यहाँ T2 से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है T1। और एडियाबैटिक यहां पर इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। चलिए वॉल्यूम कम हो रही है, लिख देता हूं, चलो वॉल्यूम कम हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है। और इसमें वॉल्यूम बढ़ रही है, टेम्परेचर कम हो रहा है। T1 टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है T2, है कि नहीं। चले अब बता दोगे, अब बता दो ए और सी पर किस पर टेम्परेचर ज्यादा, ए और सी पर किस पर ज्यादा, सी पर कितना, ए पर कितना, T1 T2 से ज्यादा, तो सी पर टेम्परेचर ऐसे। बी और डी पर किस पर ज्यादा, किस पर, बी पर कितना, डी पर कितना, T1 T2 से, तो बी पर टेम्परेचर डी से होगा पक्का। चलो बी और सी पर किस पर ज्यादा, बी और सी पर, सी और डी पर, सी और डी में किस पर ज्यादा, सी पर पक्का। ए और बी में, ए और बी में बी पर ज्यादा, सी डी और सी पे, डी और सी में सी पे ज्यादा पक्का। ए और डी में, ए और डी में सेम पक्का। चले भैया टेम्परेचर कंपेरिजन हो गया, प्रोसेस का पता चल गया। अब तीसरा पॉइंट बचता है, किस में हीट ले रहा है, किस में हीट निकाल रहा है, Q1 Q2 और W। गौर से देखो भैया, गौर से देखना, इसमें एक ध्यान दे लेना, एडियाबैटिक प्रोसेस में तो ना हीट लेता है ना हीट देता है, डेल्टा क्यू। इसमें भी डेल्टा क्यू, भैया इन दोनों में तो ना हीट लेगा ना देगा। अब बचे दो, एक में हीट लेगा एक में निकालेगा, दोनों में लेगा तो निकालेगा कहां से, तो एक में हीट लेगा और एक में हीट निकालेगा। आइसोथर्मल पहले इसको लेते हैं, डीयू जीरो आइसोथर्मल में, तो भैया डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। एक्सपेंशन वॉल्यूम बढ़ रही है, भैया वॉल्यूम बढ़ेगी तो वर्क डन, तो फिर डेल्टा क्यू भी पॉजिटिव, अरे है ना। तो भैया इसमें हीट लेगा, हीट सप्लाइड Q1 जो T1 के प्रोपोर्शनल होगी, यहां पे टेम्परेचर T1 है यानी हीट सप्लाइड। ये देखो ये हीट सप्लाइड Q1 T1 हीट सप्लाइड है ना। और अभी मैंने बताया था ये सक्शन स्ट्रोक, इसमें पेट्रोल डीजल अंदर सक्शन, इसमें कंबशन स्ट्रोक, पेट्रोल जलेगा जलेगा, हीट एनर्जी सप्लाइड होगी, होगी कि नहीं होगी। इसमें आ जाओ, इसमें आइसोथर्मल DU 0, डेल्टा क्यू इजिकल टू डेल्टा डब्ल्यू, है ना। कंप्रेशन वॉल्यूम डिक्रीज तो वर्क डन नेगेटिव, तो डेल्टा क्यू भी, तो भैया इसमें हीट रिजेक्टेड Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T2, हीट रिजेक्टेड। ये लो भैया रिजेक्टेड, ये लो भैया हीट रिजेक्टेड Q2 T2 के प्रोपोर्शनल, इसमें हीट रिजेक्ट हो रही। और वैसे बोला था ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट में धुआं साइलेंसर से बाहर निकल गया, ये देखो बाहर एटमॉस्फेयर में, ये बाहर। तो सक्शन स्ट्रोक, पेट्रोल डीजल अंदर सक्शन होगा, नोजल से बूंदे उसकी गिरेगी पेट्रोल के अंदर। कंबशन स्ट्रोक, पेट्रोल डीजल जलेगा जलेगा, हीट एनर्जी सप्लाइड होगी। पावर स्ट्रोक और ये एग्जॉस्ट स्ट्रोक, एग्जॉस्ट में धुआं साइलेंसर से बाहर निकल गया, दैट इज द लॉस। पक्की बात, तो लॉस इसमें, सप्लाइड हीट इसमें, अरे है ना। वर्क का है वर्क, ये रहा वर्क आउटपुट एरिया, अरे होगा कि नहीं होगा। और एरिया, ये एरिया वर्क आउटपुट इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, दिस इज द इनक्लोज्ड एरिया, इनक्लोज्ड एरिया।
दिस इज द इनक्लोज एरिया। पक्का? पक्की बात। एक बात और सुनो, अगर इसमें वॉल्यूम कंपेयर भी करे, वॉल्यूम क्या कंपेयर करे, वॉल्यूम कंपेयर करे कि वीए वीबी वीसी, टेम्परेचर तो कंपेयर कर ही दिया मैंने, वॉल्यूम भी कंपेयर करे तो वॉल्यूम कंपेयर कर देता हूं। देखो इधर, यहां पर टेम्परेचर T2 वॉल्यूम VA, यहां टेम्परेचर T1 वॉल्यूम VB। इसके लिए मैं एडेबिटिक इक्वेशन ये रही, कंपेयर करूं T1 और यहां पर वॉल्यूम VB की पावर गामा -1, T2 वॉल्यूम VA की पावर गामा -1, है कि नहीं? इसमें आ जाओ, यहां टेम्परेचर T1 VC की पावर गामा -1 और T2 VD की पावर गामा -1। अरे है ना? तो बेटा गौर से देखो, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो तो T1 T1 T2 T2 ये इसके नीचे आएगी, तो T1 T1 कैंसिल हो जाएगा, T2 कैंसिल, VB अपॉन और VA अपॉन और पावर ऊपर गामा -1 कैंसिल हो जाएगी। तो रिलेशन क्या बन गया, रिलेशन बन गया VB अपॉन VC इज इक्वल टू VA अपॉन VD। ये वॉल्यूम रिलेशन ये होगा। वॉल्यूम रिलेशन अगर कहीं पूछ लेता है तो आपको ये ध्यान रहना चाहिए, नोट कर ले इसको जल्दी से। हाँ भैया जल्दी से बना लिए, जल्दी से फास्ट। जल्दी से हाँ भैया हो गया। आ जाओ, कार्नोट रेफ्रिजरेटर हेडिंग डाल लेना, कार्नोट रेफ्रिजरेटर
लिख लिया उधर का? जल्दी लिख लेना भैया, इसके बाद क्रिप्टने वाला है बस, जल्दी जल्दी। मिटा दूं? अरे बोलो तो सही रे। कौन लिख रहा है इसको? लिख रहा है बस। अरे बोल तो सही। और कौन कौन लिख रहा है? एक दो, तुम ही बचे हो। हाँ? हो गया? अरे भैया इधर भी हो गया, मोबाइल में लग गया तो मिटा दूं? खींच लिया फोटो? शॉर्ट्स ज्यादा समझदारी मत दिखाओ मुझे। हाँ आ जाओ इधर। हाँ भैया आ जाओ। कार्नोट रेफ्रिजरेटर, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, लाइन लिख लो। कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन। कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज जस्ट अपोजिट टू द हीट इंजन। हीट इंजन का जस्ट अपोजिट है। अब कैसे जस्ट अपोजिट है? उसमें हाई से लो हीट फ्लो होती है, इसमें लो से हाई टेम्परेचर डायरेक्शन में हीट फ्लो होगी। उसमें वर्क मिलता है, इसमें वर्क देना पड़ता है। उसमें बाय द एक्सपेंशन एयर एक्सपांड होती है, तो Q1 कन्वर्टेड इनटू W, Q1 कन्वर्टेड इनटू W। इसमें बाय कंप्रेशन W कन्वर्टेड इनटू Q1, जस्ट अपोजिट। अब सुनो, यहां पर यह है हाई टेम्परेचर तो होगा रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन की लैंग्वेज में देगा रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये 300 केल्विन ये दे रखा है। दूसरा आपको बोलेगा इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज -3 डिग्री सेल्सियस, तो वो आपको दिया 270 केल्विन। -3 डिग्री सेल्सियस केल्विन में कितना? 270 केल्विन ये दिया है। इनसाइड टेम्परेचर ये, आउटसाइड रूम टेम्परेचर ये। पर कई बार ये टेम्परेचर इनसाइड ना बोल के जो सब्सटेंस अंदर रखने जा रहे हो उसका टेम्परेचर भी बोल देता है। 5 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वांटेड टू कन्वर्ट इनटू आइस, मतलब अंदर किसको रखेंगे? 0 डिग्री वाटर को, 5 kg को, उसको आइस में कन्वर्ट करना है। तो 5 kg वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस वांटेड टू कन्वर्ट इनटू आइस, तो जो सब्सटेंस अंदर रख रहे हो कोल्ड बॉडी, बॉडी बोर्ड नहीं बॉडी, ठीक है? तो भैया यहां पर जो अंदर सब्सटेंस रखने जा रहे हो उसका टेम्परेचर, ठीक भाई, तो उसका टेम्परेचर बोल सकता है। अरे समझ में आ रही है बात? या फिर इनसाइड टेम्परेचर बोल सकता है T2। वर्किंग सब्सटेंस इसमें होती है फ्रियोन गैस, पहले होती थी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बैन हो गई, इकोलॉजी में पढ़ा होगा आपने, ठीक है? इकोलॉजी में पढ़ते ना, ओजोन लेयर को खत्म कर रही है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसलिए फ्रियोन गैस यूज करते हैं, ठीक है? फ्रियोन गैस एक ठंडी गैस है, ठीक है? दूसरा वर्क, ये वर्क कहां से दिया जा रहा है? कंप्रेसर, कंप्रेसर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन यही है। आपको पावर निकलवाएगा, पावर कंजप्शन बताओ, पावर कंजप्शन कितना है? तो भैया वर्क निकाल लो, W, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, टाइम वो खुद देगा। W/T इज अ पावर, तो पावर कंजप्शन पूछे तो W निकालो, उसको टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है? तो ये चीज ध्यान देना, ये कंप्रेसर, ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है। अब ध्यान से सुनो,
बाहर की रूम का टेम्परेचर 27 है, तो ये फ्यून गैस उस कंडीशन में भी ठंडी गैस से थोड़ा टेम्परेचर इसका कम होता है, मान लो 22 डिग्री सेल्सियस और 22 ये 27, तो इसके पास बाहर की क्यूबिक एयर के पास फ्यून क्यूबिक के कंपेरिजन में 10 कैलोरी हीट ज्यादा है, मान लें। कितनी हीट ज्यादा है? 10 कैलोरी हीट ज्यादा है। अब जो भी सब्सटेंस आप अंदर रखते हो, दूध, फल, सब्जी या वाटर आइस में बदलने के लिए, ये कोल्ड बॉडी अंदर रखी, फ्यून गैस इसमें से सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इजीली एब्जॉर्ब कर सकती है। इसमें से इसने 2 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर ली, हीट एब्जॉर्ब 2 कैलोरी, आसानी से 2 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, तो 2 कैलोरी इसमें से आसानी से एब्जॉर्ब कर ली, पर अभी भी 8 कैलोरी ज्यादा है, बाहर रिलीज नहीं होगी। 2 कैलोरी फ्यून गैस एब्जॉर्ब करने के बाद यहां से ये कंप्रेसर में जाती है। कंप्रेसर नाम से पता चला वो कंप्रेस करेगा उसको। फ्यून गैस कंप्रेसर में कंप्रेस होती है, यानी 2 कैलोरी तो उसने यहां से एब्जॉर्ब की और फिर उस पर कंप्रेसर वर्क करेगा बाय इलेक्ट्रिसिटी, इस पर वर्क करेगा और वो वर्क इसको हीट एनर्जी की फॉर्म में वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 कैलोरी एब्जॉर्ब और वर्क किया तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैलोरी हो गई, 10 कैलोरी हो गई, बराबर हो गई। परंतु इसका प्रेशर और टेम्परेचर इसके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा है। प्रेशर टेम्परेचर बहुत ज्यादा, क्योंकि कंप्रेस किया 8 कैलोरी, जो वर्क किया वो 8 कैलोरी से ये इसका प्रेशर टेम्परेचर बढ़ गया। एक पर्टिकुलर प्रेशर पे पहुंचने के बाद फ्यून गैस वहां से बाहर निकलेगी, कंप्रेसर का ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट खुल जाएगा उस पर्टिकुलर प्रेशर पे। एग्जॉस्ट खुलेगा तो वहां से वो फ्यून गैस कंप्रेसर से बाहर निकलेगी और बाहर कॉपर की ट्यूब्स का जाल होता है पीछे, रेफ्रिजरेटर के पीछे बैक साइड में, उन ट्यूब्स में वो फ्यून गैस फ्लो होना शुरू हो जाएगी। कॉपर एक अच्छा कंडक्टिव है, इसलिए कॉपर की दीवारों से उस फ्यून गैस बाहर नहीं निकलेगी, उसकी हीट बाहर निकलती जाएगी और हीट बाहर निकलती जाएगी तो उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर प्रेशर दोनों डिक्रीज होता जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होता जाएगा और उसके पीछे ज्यादा प्रेशर वाली दूसरी फ्यून गैस आ रही, इसलिए उसको आगे पुश करती जाएगी और पुश होने से उसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। एट लास्ट वो नॉर्मल प्रेशर टेम्परेचर पे आने के बाद वापस रिसाइकिल में आ जाएगी, फ्यून गैस एनवायरमेंट में नहीं जाएगी। ठीक है, तो जब भी गैस लीक हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो रेफ्रिजरेटर वाला क्या करता है? या तो गैस भरने आता है, रेफ्रिजरेटर खराब हो जाता है तो क्या ठीक करते हैं? या तो गैस खत्म हो गई, प्रेशर उसका कम हो गया, या फिर कंप्रेसर खराब हो गया, ये दो चीजें खराब होती। तो भैया वापस रिसाइकिल में आ जाएगी। फिर 2 कैलोरी एब्जॉर्ब, 8 कैलोरी वर्क और 10 कैलोरी रूम में एमिट। तो ट्यूब्स की दीवारों से हीट बाहर निकलती चल जाती है और वो फ्यून गैस फिर नॉर्मल हो जाएगी वापस रिसाइकिल में। तो 2 कैलोरी एब्जॉर्ब, 8 कैलोरी वर्क और 10 कैलोरी एमिट होगा। तो ओवरऑल ये एनर्जी एमिशन होता जाता है जहां तक ये पर्टिकुलर टेम्परेचर तो बॉडी को सेट कर रखा है वहां तक ये ठंडी नहीं हो जाती। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब ये ठंडी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली पावर कट हो जाएगी और पावर कट हो जाएगी तो फ्लो बंद हो जाएगा, क्योंकि विदाउट वर्क लो से हाई हीट फ्लो नहीं होती। बात समझ आ गई? तो 2 कैलोरी एब्जॉर्ब, 8 कैलोरी वर्क, 10 कैलोरी एमिट, 2 कैलोरी एब्जॉर्ब, 8 कैलोरी वर्क और 10 एमिट। ये जब तक चलता रहेगा जब तक ये पर्टिकुलर टेम्परेचर ठंडी ना हो जाए, हो जाएगी वहां ये पावर कट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा। अरे है ना? अब यहां गौर से सुनो, यहां पॉइंट मम्मी ने आपको टोका होगा, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार बार मत खोला करो, बिजली ज्यादा खर्च होती है। आप दरवाजा खोल के खड़े हो जाते हो, अरे अभी 15 मिनट पहले ही तो खोला था, वही है सब कुछ जो अंदर है। पड़ती नहीं पड़ती डांट? बार बार आदत बनी हुई है, खोल के देखेंगे, फिर थोड़ी देर बाद आएंगे खोलेंगे, ठीक है, और डांट पड़ती है। भैया जब भी आप रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते हो ना तो क्या होता है, रूम की हीट अंदर चल जाएगी और उस हीट को फिर बाहर एमिट करना पड़ता है। तो फ्यून गैस उस हीट को एब्जॉर्ब करेगी, कंप्रेसर वर्क करेगा तो बिजली का खर्चा और वर्क करना पड़ेगा, फिर हीट बाहर एमिट होगी। तो जैसे दरवाजा खोलते हैं हीट अंदर चल जाती है, उसको बाहर एमिट करने के लिए फिर इलेक्ट्रिसिटी वर्क करती है, तो बिजली का खर्चा बढ़ता है, इसलिए मम्मी टोकती है। इसलिए आदत बना लो, दिन भर में एक बार दरवाजा खोलेंगे। हाँ चलें आ जाओ नेक्स्ट। बंद कमरे में रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दें तो रूम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आप अभी सोचो गर्मियों में मौसम आ रहा है, दरवाजा खोल के सो जाओ, हाँ ठंडी ठंडी हवा आएगी, और रूम पे के तो रूम का टेम्परेचर उल्टा बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 कैलोरी एब्जॉर्ब, 8 कैलोरी वर्क और 10 कैलोरी रूम में एमिट, और रूम पैक है, रूम की हीट में से 10 कैलोरी में से वापस 2 अंदर, दरवाजा खुला हुआ है
2 वापस अंदर, और 2 अंदर, फिर 8 वर्क, फिर 10 एमिट, फिर 10 में से फिर 2 अंदर, वो 8 और एक्स्ट्रा हो गई। ठीक है, फिर 2 अंदर, फिर 8 वर्क, फिर 10 एमिट, फिर 10 में से फिर 2 अंदर। तो भैया ये 8 जो एक्स्ट्रा एमिट कर रहा है ना, वो 2 तो घूम रही है, और ये जो एक्स्ट्रा 8 कैलोरी इलेक्ट्रिसिटी से जो निकाल रहा है वो कमरे में लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब ये कंप्रेसर एज ए हीटर की तरह काम कर रहा है, रूम की हीट बढ़ती जा रही है, रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अरे है ना। अब आप सोचो, कहीं के दिमाग में आ रहा होगा, मुझे मालूम है पक्का, क्या सर सर्दियों में दरवाजा खोल के सो जाएंगे हम? अरे भैया ऐसे कंप्रेस कर करके हीट लोगे तो कंप्रेसर खराब हो जाएगा, इससे तो अच्छा हीटर चला लो, ये खराब हो जाएगा, ज्यादा नुकसान है। ठीक है, कंप्रेसर ठीक नहीं होते, फिर वो क्या करता है, ठीक होगा नहीं, इतने पैसे लगेंगे, ज्यादा लगेंगे, अलमारी बना लो नहीं तो उसको तो अच्छा भैया हीटर चला लो, इसको ठंडा करने का काम है, इसको ठंडा ही करने दो, गर्म क्यों करवा रहे हो इससे। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये चीज ध्यान रखना, यहां पर कंडीशन Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1। अरे है ना, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2। यहां होता है COP, क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। भैया ध्यान देना, बीटा से नोट करते हैं इसको, और इसमें एफिशिएंसी नहीं, हीट एब्जॉर्ब अपॉन वर्क डन, हीट एब्जॉर्ब Q2, वर्क डन W, W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, Q2 T2 के प्रोपोर्शनल, Q1 T1 के, तो ये COP होता है। ध्यान से सुनो, जब भी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हो तो आप क्या देखना चाहते हो, रेफ्रिजरेटर में 2 क्वालिटी मेनली चाहते हैं, बिजली का खर्चा कम आए और जल्दी आइस जमाए। ठीक है, अरे स्टार क्या है यार, जमाना आजकल भ्रष्टाचार का चल रहा है, स्टार तो कोई भी चुकवा लेगा। इधर ध्यान दो, चीज समझ आ रहा हूं, बिजली का खर्चा कम और जल्दी आइस जमाए, यही चाहिए। यानी Q2 ज्यादा और W कम, Q2 ज्यादा होगा तो जल्दी आइस जमाएगा, और W कम हो, Q2 ज्यादा और W कम हो, और Q2 ज्यादा तो COP ज्यादा, W कम तो भी COP ज्यादा, W कम बिजली का खर्चा कम, तो बिजली का खर्चा कम और Q2 ज्यादा तो जल्दी आई जमेगी। तो मेनली आप जब भी रेफ्रिजरेटर खरीदने जाए तो उसका COP पूछो, भैया इसका COP बता कितना है, पता नहीं है तो पता करके ला पहले, तब लूंगा मैं। ठीक है, चलें नीचे एक लाइन लिखो, उसकी परफॉर्मेंस है, वो सब लिखा रहता है, वो ढूंढ के बताएगा। हाँ उसमें सब लिखा रहता है, उसमें प्लेट लगी रहती है, पुराने वाले में तो प्लेट लगी रहती थी पहले मेटल की, वो टिकी रहती थी पीछे। हाँ आ जाओ, यहां लिखो, इफ हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर वर्क एट सेम टेम्परेचर, if heat engine and refrigerator work at same temperature T1 Kelvin and T2 Kelvin, if heat engine and refrigerator work at same temperature T1 Kelvin and T2 Kelvin, then ध्यान दो, इंजन का ईटा और रेफ्रिजरेटर का बीटा में रिलेशन ये होता है, इंजन का ईटा और रेफ्रिजरेटर का बीटा में रिलेशन ये होता है, ये रिलेशन लिख ले। ठीक है भैया, अब सुनो एक पॉइंट और एनसीईआरटी का, हीट पंप क्या होता है, हीट पंप, जहां जिन कंट्रीज में ठंड पड़ती है 12 महीने, वहां एसी की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं वहां एसी थोड़ी, वहां जरूरत पड़ती है हीट पंप की। ठीक है, वहां जो बड़े बड़े होटल्स होते हैं या सेंट्रलाइज हीट पंप लगाए, जैसे सेंट्रलाइज एसी होते हैं ना, वैसे सेंट्रलाइज हीट पंप लगाए जाते हैं। तो ये तो है रूम, और रूम में हीट छोड़ी जाती है तो रूम गर्म होगा, तो ये हीट रिजेक्टेड, यहां रिजेक्ट की जाएगी ना रूम में, अरे है कि नहीं, तो रूम में क्या चाहिए, हीट रिजेक्ट, तो रूम गर्म होगा। तो अब यह हीट पंप में क्या ज्यादा क्या कम, क्या ज्यादा है, Q1 ज्यादा और W कम, बिजली का खर्चा तो यहां भी कम, तो यहां का COP क्या होगा हीट पंप का, Q1 अपॉन W।
ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है कि हीट पंप के लिए सीओपी Q1/W होता है, जबकि रेफ्रिजरेटर के लिए Q2 ज्यादा हो और W कम हो, तो Q2 ज्यादा W कम, तो Q2/W। और हीट पंप के लिए Q1 ज्यादा और W कम, तो Q1/W होता है हीट पंप के लिए। पक्की बात? तो ये चीज ध्यान रखना। चले नोट कर लो, कर लिया? चलो मैं क्वेश्चन करा दूं जल्दी से, सर पर मत करो। चलो लिखो तो, efficiency of a Carnot engine is 3/4. Efficiency of a Carnot engine is 3/4. Clear? Now the temperature of sink is increased. Now the temperature of sink increased 100 degrees Celsius. Now the temperature of sink increased by 100 degrees Celsius. Increased by 100 degrees Celsius. Then efficiency becomes 8/9 times of initial. 8/9 times of initial. Calculate source and sink temperature. Calculate source and sink temperature. मिटा दूं भैया ये सब डायग्राम? मिटा दूं डायग्राम? जल्दी से कर ले भैया। हाँ 375 इतना कम कम आया? एल्विन में इतना सा रेफ्रिजरेटर थोड़ी रे। हाँ T1 1200, T2 300। किस किस का आ रहा है? बहुत बढ़िया। देखो इधर एफिशिएंसी 3/4 है, सभी का ध्यान दे लो। और इनिशियल कंडीशन T1 - T2/T1। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा आपका 3T1 4T1 4T2। ये 3T1 इधर आएगा तो T1 - 4T2 is equal to 0. This is the equation first. है ना? हाँ सेकंड बोल रहा है एफिशिएंसी 8/9 टाइम्स हो गई इनिशियल की। ठीक है, कब? जब सिंक का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया? इंक्रीज की डिग्रीज 100 डिग्री से बढ़ा दिया। तो यहां T2 प्लस 100 करूं कि T2 - 100 है? प्लस 100 करूं क्या 373 करूं? है? चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन में सेम होता है तो 100 डायरेक्ट जोड़ो। ये केल्विन में इसमें 273 जुड़ रहा है, 273 जुड़ रहा है, दोबारा 273 ऐड मत कर देना, ये 100 ही आएगा। और अपॉन T1 ये हो गया। अब मेरे भाई ये कितना हो गया? 2 और ये कितना हो गया? 3, तो हो गया 2/3 हो गया ना, 2/3। 2T1 3T2 3T1 3T2 और ये 300।
सोल्व करो, इसका कितना आ जाएगा 2T1 इधर आएगा तो ये T1 माइनस 3T2 और ये माइनस का 300 उधर जाएगा तो प्लस का 300 है ना। ये इक्वेशन सेकंड सोल्व कर लो, दोनों को सोल्व करोगे तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड T1 is equal to 1200 Kelvin and T2 is 300 Kelvin, है ना। सेल्सियस में दे दे रहे 273 माइनस कर दे, है क्या कहना चाह रहा है 100। बेटा चेंज इन टेम्परेचर है, ये तो है मेन इस क्वेश्चन में कि जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर एड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता है। चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस केल्विन में सेम होता है, तो ये 100 केल्विन लिखा है मैंने। चेंज इन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस 100 केल्विन के इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो वही लिखा है 100 केल्विन लिखा है मैंने। इसमें 273 ऐड हो चुका है, दोबारा 273 थोड़ी ऐड करेंगे इसमें, दो बार 273 ऐड नहीं हो जाएगा, फिर होगा नहीं होगा। जब भी एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डायरेक्ट ऐड करो, इसमें 273 ऐड हो तो रहा है, नहीं हो रहा है फिर तो डायरेक्ट। ये इस क्वेश्चन बस इंपॉर्टेंस इसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक को लिखो, जल्दी से लिखें। इन आइडल केस taken a cyclic process through in ideal case is taken through a cyclic process through four steps. Amount of heat involved in each process is Q1 is equal to 6000 जूल, कोमा लगा के लिखते चलना। Q2 is equal to minus 5500 जूल, Q3 is equal to minus 3000 joule, Q3 is equal to minus 3000 joule, Q4 is equal to 3500 joule, and work done involved in each process is W1 2200 joule, W1 is equal to 2200 joule, W2 is equal to minus 800 joule, W3 is equal to minus 1100 joule, और W4 बस। फाइंड, नीचे निकालो, लिखो फाइंड फर्स्ट W4 एंड सेकेंड W4 तो निकालना है, फाइंड बोला ना। फाइंड W4 एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। फाइंड W4 एंड एफिशिएंसी ऑफ दिस इंजन। चले ध्यान से देखो, मैं ही बताऊंगा। साइक्लिक प्रोसेस du0, इंजन इज अ साइक्लिक प्रोसेस, डेल्टा क्यू साइक्लिक इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक। होता है कि नहीं होता है भैया? 4 प्रोसेस साइक्लिक हो रहा है, Q1 Q2 Q3 Q4, टुकड़े टुकड़े कर डालो, W1 W2 W3 W4, 7 दिए हुए, 1 पूछ रहा है। Q1 कितना? अरे बोलो रे, 600। Q2 माइनस 5500, Q3 माइनस 3000 और Q4 3500, W1 2200, W2 और ये माइनस 1100 और ये W4 निकाल लो। बोलो कितना आ गया? कितना रहा? 700
700 जूल ये आ गया। आया? अब उसके बाद ध्यान सुनो, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ध्यान दे लेना, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्ट अपॉन क्यू सप्लाइड इनटू 100, ये फॉर्मूला। Q1 माइनस Q2 अपॉन Q, अब Q1 Q2 लिख दिया ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। टोटल हीट सप्लाइड कितनी हुई? देखो अभी कार्नोट इंजन बताया था, उसमें एक में हीट सप्लाई, एक में हीट रिजेक्ट थी ना, पर इसमें दो में हीट सप्लाई, दो में हीट रिजेक्ट हो रही है। जिन जिन में प्लस है वो सप्लाई है, तो ये दोनों प्लस है, Q1 और Q4। तो हीट सप्लाई 6000 प्लस 3500 इसमें सप्लाइड है। सप्लाइड कितनी हो गई, है ना? और रिजेक्ट दोनों में नेगेटिव है, Q2 और Q4 में नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब हीट रिजेक्टेड। तो रिजेक्ट कितनी है? रिजेक्ट इज 5500, 5500 और 3000। टोटल रिजेक्ट कितना हो गया ये? अरे है ना, बस रख दो, आ गई एफिशिएंसी। 9500 माइनस 8500 अपॉन 9500 इंटू 100, एफिशिएंसी लगभग अप्रोक्सीमेटली 10% आ जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग, है ना? कोई डाउट? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लिखो एक क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन पूछो इजी, रेफ्रिजरेटर पे पहले। रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 7 डिग्री सेल्सियस एंड 35 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन refrigerator works between 7 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. Its COP is, COP बताओ, 7 degrees Celsius and 35 degrees Celsius. COP is, COP बता दो भैया। आ गया? हाँ भैया। लोअर टेम्परेचर T2 7 डिग्री सेल्सियस केल्विन बोलो, और T1 हाई टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस केल्विन बोलो ना। -280 बोलो कितना आ गया? ये आ गया 280 अपॉन 28, यानी बीटा इज इक्वल टू 10। वैल्यू है। एक क्वेश्चन लिखो, एक कार्नोट इंजन having efficiency, a Carnot engine having efficiency 1 by 11, 1 by 11 as a heat engine, 1 by 11 as a heat engine is used as a refrigerator, work done on the system is 20 joule. Work done on the system is 20 joule. Then calculate first amount of heat absorbed, from lower temperature reservoir, and second amount of heat rejected to the surrounding.
amount of heat rejected to the surrounding, amount of heat rejected to the surrounding. बताओ, बीटा और बीटा में रिलेशन है ना मेरे भैया, कितना दिया है 1/11 और ये 1/1 प्लस बीटा, बोलो बीटा कितना आएगा, बीटा गेट 10, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन, इसमें एक और लिखो, थर्ड और लिख लो, पावर कंजप्शन इन 1 मिनट, पावर कंजप्शन इन 1 मिनट, 1 मिनट में पावर कंजप्शन बताना। हाँ भैया, तो ये Q2 अपॉन W, और से देख लें, बीटा इज इक्वल टू Q2 अपॉन W, बीटा कितना 10, Q2 वर्क डन कितना दिया है, तो बोलो Q2 कितना आ गया 200 जूल, Q1 Q2 प्लस W, Q2 आ गया 200 और ये हो गया 20, बोलो कितना आ गया 220 जूल। पावर, पावर P इज अ वर्क अपॉन टाइम, पावर कितनी है 20 जूल और ये 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना आएगा, P इज इक्वल टू 0.33 वॉट। ये लो भैया, है नहीं, कर लोगे, चले भैया, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपका साथ अच्छा रहा, ठीक है, पढ़ाई अच्छे से कर लेना, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना। नंबर क्या करोगे, फालतू मैसेज करोगे तुम, मैसेज मत करना, व्हाट्सएप पे नहीं बताऊंगा मैं, व्हाट्सएप पे नहीं बताया, मेरे को टाइप करने में परेशानी आती है, वैसे फोन करके पूछ लेना। हाँ है, वॉइस, वॉइस मैसेज नहीं होते इसे, चले, हाँ गाना गाना बाद में।